तो बच्चों आज अपन चर्चा कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। हिंदी में बोलेंगे इसको अपन सदिश योग का त्रिभुज नियम। बच्चों ये नियम कहता है कि अगर हम त्रिभुज की दो भुजाएं लें और वो दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित कर रही हो जो कि समान क्रम में हो, तो इस स्थिति में त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में होने पर बाकी दो सदिशों के परिणामी को निरूपित करेगी और समान क्रम में होने पर तीनों सदिशों का योग शून्य के बराबर होगा। मेरी बात का अर्थ क्या है, मैं फिर से विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। इस नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों का समान क्रम में निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में होने पर उनके परिणामी को निरूपित करेगी तथा समान क्रम में होने पर तीनों सदिशों का परिणामी शून्य होगा। इस नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को समान क्रम में निरूपित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में होने पर उनके परिणामी को निरूपित करेगी तथा समान क्रम में होने पर तीनों सदिशों का परिणामी शून्य होगा। क्या अर्थ है इस बात का, यहां पर समझिए। ये त्रिभुज मैंने लिया है, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं, तो मैं कभी ट्रायंगल बोलूं तो आप समझ जाइएगा मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये ट्रायंगल आप देखिए, इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है वो एक वेक्टर को निरूपित कर रहा है, ये वाला साइड भी एक वेक्टर को निरूपित कर रहा है। मैंने आपको बोला वेक्टर को निरूपित करने के लिए हम एरो का सहारा लेते हैं। एरो की जो लेंथ है वो सदिश के परिमाण को दर्शाती है और तीर की जो दिशा है, तीर का जो सिर है वो दिशा के लिए होता है। त्रिभुज की भुजाओं से हम सदिशों को निरूपित कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए ये जो तीसरी भुजा है इसका क्रम हमने ये लिया है, ये दोनों सदिश एंटी क्लॉकवाइज क्रम में बढ़ रहे थे और ये वाला जो सदिश है ये क्लॉकवाइज क्रम में बढ़ा। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका क्रम इन दोनों के क्रम के विपरीत है। और अभी अभी मैंने आपको बोला कि त्रिभुज की तीसरी भुजा अगर विपरीत क्रम में है तो बाकी शेष दो के परिणामी को निरूपित करेगी। क्योंकि ये विपरीत क्रम में है तो इनका परिणामी का मतलब योग होता है बच्चों। परिणामी जब शब्द इस्तेमाल किया जाए तो परिणामी का मतलब आप योग समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो योग है वो सी के बराबर होगा, इसलिए ये संबंध लिखा गया है। अब अपन इस वाले ट्रायंगल में आते हैं बच्चों। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में आप नोटिस करिए कि ये भुजा एक सदिश को निरूपित की, ये वाली भुजा भी एक सदिश को निरूपित की और इस भुजा ने भी एक सदिश को निरूपित किया। और विशेषता देखिए, विशेषता ये है कि ये सदिश के साथ जब ये मिला और फिर ये मिला तो तीनों का क्रम एक ही है, तीनों एंटी क्लॉकवाइज में है, तीनों का क्रम एक ही। तो क्या यहाँ इस त्रिभुज में कोई हमें विपरीत क्रम में मिला? नहीं मिला। विपरीत क्रम में होने पर नियम क्या था कि जो विपरीत क्रम में है वो बाकी दो के योग के बराबर होगा। और समान क्रम का योग क्या है बच्चों? एक टर्म तो इसमें समान क्रम और एक टर्म है यहां पर विपरीत क्रम। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो विपरीत क्रम के हिसाब से चलेगा और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो समान क्रम के हिसाब से चलेगा। यहां पर तीनों के तीनों सदिश समान क्रम में है। समान क्रम का नियम कहता है कि सबका योग 0 के बराबर होगा। बच्चों a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर हो गया। बात समझ में आई बच्चों? मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं। बात बहुत सिंपल है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों ही विपरीत क्रम में, तीनों ही अलग अलग क्रम में हो, क्योंकि क्रम तो हमारे पास दो ही होंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। समझ गए बच्चों बात को? तो अब हमारे पास क्रम तो दो ही है, भुजाएं अगर तीन है तो भुजाएं तीन क्रम दो, तो इसका मतलब कोई दो भुजाएं कम से कम समान क्रम में होनी चाहिए। तीनों भी समान क्रम में हो सकती हैं, लेकिन तीनों समान क्रम में हो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर तीनों समान क्रम में है, तीनों का योग 0 के बराबर कर देना। और दो समान क्रम में और एक विपरीत क्रम में है तो क्या करना है बच्चों?
विपरीत क्रम बराबर समान क्रम वालों का योग। फंडामेंटल, बिल्कुल सिंपल। तीनों समान क्रम में, तीनों का योग 0। एक विपरीत क्रम में, दो समान क्रम में, तो विपरीत क्रम बराबर दो समान क्रम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको। पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल था एंटी क्लॉकवाइज का। अब की बार मैंने जो एग्जांपल लिया है वो क्लॉकवाइज का एग्जांपल लिया है। आप नोटिस करिए इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में आप नोटिस करिए, आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लें, P यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे, फिर यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे और यहां से इस पॉइंट तक पहुंचे। ऐसा करने से हमें तीन वेक्टर्स मिले और तीनों वेक्टर्स एक ही क्रम में हैं, क्लॉकवाइज क्रम में हैं। तो मैंने तीनों के सदिशों का योग 0 के बराबर कर दिया। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो आप नोटिस करिए, अगर मैं यहां से बढ़ता हूं तो ये, और फिर उसी क्रम में मुझे ये मिला, उसी के आगे, तो ये दोनों सेम क्रम में हुए, लेकिन ये इनके विपरीत क्रम में है। ये अगर क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि C का वैल्यू A और B के योग के बराबर है। C का वैल्यू A और B के योग के बराबर है। अब बच्चों थोड़ा सा एक सिचुएशन पर एनालिसिस करते हैं कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी लंबाई a है और एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी लंबाई b के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना मैंने सिखाया आपको। बच्चों एक खास बात समझिए, वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। मतलब ये वेक्टर आप यहां देख रहे हैं ना, इस वेक्टर को मैं उठा के यहां से यहां ऐसे आगे ले जा सकता हूं। जैसे ये यहां लगा हुआ है तो मैं इसके बिल्कुल पैरेलल, मैंने वर्ड यूज किया है कि वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हमने इसको यहां से उठाकर यहां ले लिया, बिल्कुल ऐसे इसके पैरेलल में, इसके लाइन पर से शिफ्ट कर दिया। अब आप नोटिस करिए, अगर इसको यहां से यहां शिफ्ट करूंगा और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, तो ये एंगल तो सेम ही आ जाएगा ना बच्चों, ये वाला एंगल। तो यहां पर मैंने वही काम किया है, इस वेक्टर को उठाया और यहां लगा दिया, और एक थर्ड वेक्टर लिया मैंने जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक एंड हुआ। अब आप नोटिस करिए, ये बन गया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल रूल कहता है कि जो दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, तीसरा वेक्टर उनके सम के इक्वल होगा। हमने ये जो तीसरा वेक्टर है इसको R का नाम दे दिया बच्चों। किसका नाम दे दिया? R का। और R की वैल्यू हो गई A प्लस B के इक्वल। ये तीसरा वेक्टर R, लेकिन ये तीसरा इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये विपरीत क्रम में है, ये दोनों समान क्रम में है। तो R की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बच्चों? A प्लस B के इक्वल हो गई। और ये जो R वेक्टर है इसमें दो चीज शामिल है, इसकी डायरेक्शन भी और इसकी लंबाई भी। अगर मैं सिर्फ इसकी लंबाई जानने में इच्छुक हूं, मैं सिर्फ इसकी लंबाई जानना चाहता हूं, तो उस परिस्थिति में मुझे एक काम करना पड़ेगा बच्चों कि मुझे R का मोड लेना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था सदिश राशि का मोड लेंगे तो फिर हमें परिमाण मिलेगा, और परिमाण से मतलब तीर की लंबाई मिलेगी। तो अगर मैं यहां से यहां तक की लंबाई जानना चाहता हूं बच्चों, तो उस स्थिति में मुझे इसका मोड लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप नोटिस करिए, मैंने इसका मोड लूं या इसका मोड लूं एक ही मतलब है। तो ये मोड A प्लस B जो लिखा है, सही मायने में ये मैंने मोड ऑफ R लिखा है। मोड ऑफ R इक्वल टू R की जगह पर A प्लस B रिप्लेस किया। फिर अब आगे की बात समझे, जब मैंने इस वेक्टर को यहां शिफ्ट किया तो क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी यहां पर थोड़ी सी। मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो b है, ये एंगल थीटा है, इस एंगल का बेस ये हो गया और इस एंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं बेस अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण ये b, आधार ये है, आधार अपॉन कर्ण बराबर cos थीटा। तो आधार बराबर हो गया कर्ण इंटू cos थीटा यानी b इंटू cos थीटा। बच्चों नोटिस करें मैंने b इंटू cos थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण मतलब b, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब बराबर b साइन थीटा, ये b साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो v cos थीटा है, यहां से यहां तक की लेंथ b sin थीटा है। तो बच्चों अगर यहां से यहां तक की लेंथ a है और यहां से यहां तक की लेंथ b cos थीटा है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हुई a प्लस b cos थीटा, और ये कितनी हो गई b sin थीटा। तो पाइथागोरस लगा के मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, लेकिन इसकी लेंथ को वेक्टर r से नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर r से लिखेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल टू पाइथागोरस लगाया मैंने इसके ऊपर और इस साइड के ऊपर, तो a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a प्लस b इक्वल टू दिस। जैसा कि अपन समझ सकते हैं इस टर्म और इस टर्म में से b स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। बच्चों आप सब जानते हैं कि b स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहां से जब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो केवल b स्क्वायर बचेगा इसमें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। बच्चों यहाँ ए का मतलब ए का मोड से है, बी का मतलब बी के मोड से है। तो यहाँ पर हमने लिखा मोड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी cos थीटा। बच्चों तो इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल में यहां से यहां तक, ट्रायंगल में यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसकी वैल्यू निकल के हमारे पास में आ गई। अब यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं अपन बच्चों, ये यहां पर नोटिस करने की बात है, ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर लीजिएगा इसको, a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर बराबर इस लेंथ का स्क्वायर। तो ये मोड r इसकी लेंथ है, इसका स्क्वायर करना है। तो मोड a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ये अमाउंट हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी cos थीटा। ये कहलाता है बेसिकली ट्रायंगल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है बच्चों, इस फॉर्मूले में ए एक साइड की लेंथ है, बी दूसरी साइड की लेंथ है, और ये जो थर्ड साइड है जो अपोजिट क्रम में है ये उसकी लेंथ है। यहां पर थीटा के लिए ध्यान रखना है, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अब अपन और थीटा की जो वैल्यू है,
थीटा का मान 0 से पाई, पाई का मतलब समझते हैं 180 डिग्री, जी थीटा का मान 0 से पाई के मध्य कुछ भी संभव है। थीटा का मान 0 से पाई के मध्य कुछ भी संभव है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि थीटा का मान 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस अपन लेते हैं बच्चों। स्पेशल केसेस कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर काम करते हैं। जैसे हमने एज्यूम कर लिया, फर्स्ट माना थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब समझते हैं बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण 0 कब कहलाएगा? जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। तो मान लीजिए सदिश A और सदिश B एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 हो गया। मोड R इक्वल टू मोड A प्लस B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। तो मोड R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों? ये A प्लस बी का होल स्क्वायर। इस A का मतलब क्या है यहां पर बच्चों? A की लंबाई। इस B का मतलब क्या है यहां पर? B की लंबाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है इसका। एक चीज अंतर समझ लें, A और मोड A इनका मतलब एक ही होता है, परंतु A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर A। ये इसका मतलब सेम, बट ये और ये अलग अलग, इसका वैल्यू डिफरेंट। ये सिर्फ लेंथ, इसमें लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों। तो मोड R की वैल्यू हो गई बच्चों, मॉड ऑफ अंडर रूट हटा देंगे, इस पे स्क्वायर है, सॉरी अंडर रूट में स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ये हट जाएगा यहाँ पर, तो ये बच जाएगा ये। मोड R का मतलब क्या लिखा था हमने? दिस इज मोड R मतलब I प्लस बी का मोड। क्या अर्थ हुआ इस बात का बच्चों? कि मोड A प्लस बी को हम मोड A प्लस मोड B लिख सकते हैं। मोड A प्लस बी को अपन मोड A प्लस मोड B लिख सकते हैं, लेकिन केवल कब लिख सकते हैं ऐसा? जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी A और B पैरेलल हो, समांतर हो, तो हम लिख सकते हैं मोड A प्लस बी इक्वल टू मोड A प्लस मोड B इफ। तो जब भी किसी रिलेशन के साथ, किसी संबंध के साथ, किसी इक्वेशन के साथ
कोई कंडीशन जुड़ी हुई हो तो उस कंडीशन को भी दिमाग में रखना है। तो हमारा सवाल यह है कि क्या हम सदैव मोड a प्लस बी को ऐसा लिख सकते हैं? सदैव नहीं लिख सकते हैं। केवल कब लिख सकते हैं? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का योग, फिर ये क्या बन गया? परिमाण। तो हम इस पूरे अमाउंट को क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों के योग का परिमाण। दो सदिशों के योग का परिमाण बराबर दो सदिशों के योग का परिमाण बराबर। अब इसका मतलब क्या है? सदिश का परिमाण, ये भी सदिश का परिमाण, ये ए का ये बी का, बराबर सदिशों के परिमाणों का योग यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। इस स्टेटमेंट का ध्यानपूर्वक उपयोग करना अपने को। दो सदिशों के योग का परिमाण सदिशों के परिमाणों का योग होगा तब जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। कब? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। मेरी बात का अर्थ समझिए। ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और पीछे से किसी ने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2 फोर्स, एक तो 3 न्यूटन का फोर्स और एक 5 न्यूटन का फोर्स। 2 फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब मुझसे पूछा जाए F1 व F2 का परिणामी बल कितना होगा? F2 व F1 का परिणामी बल कितना होगा? तो R बराबर, R मतलब रिजल्टेंट, R बराबर F1 प्लस F2। लेकिन यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। हियर थीटा इक्वल टू 0। मोड R इज इक्वल टू मोड ऑफ F1 प्लस F2, बट थीटा 0 होने के कारण इसको लिखा जा सकता है ऐसे। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है? जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। और इसका वैल्यू है 3 न्यूटन, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन। तो ये हो गया 8 न्यूटन। समझ में आई बच्चों? एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? cos थीटा की वैल्यू पर, और 0 डिग्री के एंगल पर cos थीटा की वैल्यू अपनी मैक्सिमम होती है। तो cos थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी बच्चों, तो ये वैल्यू भी हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है मोड R इक्वल टू ये है मैक्सिमम
possible value of mod r. This is maximum possible value of mod r. mod r की वैल्यू इससे बड़ी नहीं आ सकती किसी भी परिस्थिति में. This is maximum possible value of mod r. क्योंकि cos थीटा का जो वैल्यू है बच्चों वो +1 से -1 के बीच में होता है. मैंने बोला यहां पर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है. तो जब 0 की हम बात कर रहे हैं cos 0 1, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप मैक्सिमम वैल्यू दे देगा. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? इफ थीटा इक्वल टू पाई. अगला केस लेते हैं, एक्सट्रीम केस लिए हैं हमने दोनों. मैंने आपको बोला था थीटा की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है, 0 से लेकर 180 के बीच में हो सकती है. पहला केस लिया मैंने कि एंगल 0 हो तो. अब मैंने दूसरा केस लिया है कि एंगल 180 हो तो. एंगल 180 का मतलब है बच्चों कि बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. that is both the vectors are in opposite direction. मतलब एक इधर की तरफ है तो एक इसके बिल्कुल अपोजिट है. अब हमें मोड आर चाहिए. मोड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई. cos 0 मैक्सिमम होता है, cos पाई मिनिमम होता है. ये मिनिमम पर है. अब समझने की बात, मोड आर इक्वल टू ये हो गया -1. तो ये बच्चों ये वैल्यू हो गई अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये -1 तो -2ab हो गया यहां पर. अब आप सब जानते हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर अथवा बी माइनस ए स्क्वायर. बच्चों इस बात का ध्यान रखना है. आप सोच रहे होंगे ए माइनस बी लिखे या बी माइनस ए लिखे, सर कंफ्यूजन हो गया. कंफ्यूज नहीं हो, चेक करें ए और बी में से कौन बड़ा है. अगर ए बड़ा है तो ए माइनस बी स्क्वायर लिख ले, और अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए स्क्वायर लिख ले. जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर. समझ में आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होने का. तो मोड आर इज नथिंग, इसके अंडर रूट लगेगा, इसके भी अंडर रूट. तो मोड आर इज नथिंग, इट इज मोड ए माइनस बी, इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर को हटा देगा, और मोड बी माइनस ए. यानी मोड आर की जो वैल्यू है वो ए माइनस बी के मॉड के इक्वल भी हो सकती है, या फिर बी माइनस ए के मॉड के इक्वल भी हो सकती है. ए बड़ा है तो ये ले लेंगे बच्चों, या बी बड़ा है तो ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसे. मतलब कहने का क्या है, इसको आप यूं समझिए कि आप ऐसे लिख लें इसको, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको. मोड आर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी और
b माइनस ए। ऐसा तब लिखना है जब a b से बड़ा हो, ऐसा तब लिखना है जब b a से बड़ा हो। सिंपल बात, कंफ्यूजन का कोई स्टेट नहीं होना चाहिए दिमाग में। अब बच्चों a का मतलब मैंने अभी समझाया था, a लिखो या मोड ऑफ वेक्टर a लिखो, एक ही मतलब है, यानी मोड ऑफ r इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b और मोड ऑफ b माइनस मोड ऑफ a। दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। ये तब लिखना है जब a b से बड़ा हो, ये तब लिखना है जब b a से बड़ा हो। क्या मतलब हुआ जो बात मैंने बोली उसका, कि दो सदिशों का जो परिणामी है उनका योग, दो सदिशों का परिणामी उनके परिमाणों के अंतर के बराबर भी हो सकता है। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मोड आर का मतलब बताया था मैंने, मोड ए प्लस बी। या उल्टा, वो तो कंडीशन मैंने बताई दी आपको। इसको क्या पढ़ेंगे, दो सदिशों के योग का परिमाण। स्टेप टू स्टेप चलिए। दो सदिशों के योग का परिमाण बराबर, ये क्या है, सदिश का परिमाण, ये भी सदिश का परिमाण, ये उनका अंतर। सदिशों के परिमाणों का अंतर। दो सदिशों के योग का परिमाण बराबर सदिशों के परिमाणों का अंतर, यदि थीटा बराबर पाई। देखो बच्चों, दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल बता दिए मैंने आपको आज। दो सदिशों को जोड़ने से जो राशि मिलेगी वो दोनों सदिशों की लंबाई के योग भी बराबर भी हो सकती है, और वो दोनों सदिशों की लंबाई के अंतर के बराबर भी हो सकती है। किस बात पर डिपेंड करेगा, कि उनके बीच का एंगल कितना है। 0 डिग्री होने पर अलग बात है, 180 डिग्री होने पर अलग बात है। बच्चों, अगर आप समझना चाह रहे हैं मेरी बात को, तो मैं फिर से एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूं बात को। आप ऐसे समझिए कि ये एक वस्तु है, दस न्यूटन के बल से कोई इसे आगे की तरफ खींच रहा है, और 3 न्यूटन के बल से इसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। 10 न्यूटन के बल से आगे की तरफ कोई इसे खींच रहा है, और 3 न्यूटन के बल से इसे पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, अगर मुझसे कहा जाए F1 व F2 का परिणामी बल कितना होगा, F1 व F2 का परिणामी बल कितना होगा, तो देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे परिणामी बल। R बराबर F1 प्लस F2, परंतु कितना एंगल है इनके बीच में, 180 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2, कौन बड़ा है, F1 बड़ा है, तो मैं इस वैल्यू की जगह पर लिख दूंगा
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार स्नेह हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। ऐसा बिकॉज थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल है। आप सोच रहे होंगे सर, पिछले सवाल में तो आपने इसकी जगह पर प्लस करके लिखा था, अब इस सवाल में आप इसकी जगह पर माइनस में क्यों लिख रहे हैं? तो बच्चों, थीटा 0 डिग्री होने पर इसका मान यहाँ प्लस के साथ आता है और थीटा 180 डिग्री होने पर इसका मान यहाँ माइनस के साथ आता है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थीटा पाई है। आप दूसरा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने F1 में से ही F2 को क्यों घटा रखा है? उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि F1 बड़ा है। तो यहां पर यह हो जाएगा बच्चों 10 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन बराबर 7 न्यूटन। बच्चों, मोड A प्लस बी का मान, ये जो मान आ रहा है, ये 180 डिग्री के कोण पर आ रहा है। इफ थीटा इक्वल टू पाई, और ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड आर है। क्या अर्थ है मेरी बात का? पहले निकाला था हमने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू निकाली है हमने? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। यानी आर की जो वैल्यू है, मॉड आर का जो मिनिमम वैल्यू है वो मोड ए माइनस मोड बी के इक्वल है। इफ थीटा इक्वल टू पाई, उल्टा भी हो सकता है बच्चों, वो कंफ्यूज नहीं हो। मैंने यहां ए को बी से बड़ा माना है। मोड आर का मैक्सिमम वैल्यू है इफ थीटा इक्वल टू 0। क्या तात्पर्य बात का? कि आर का जो मान है, परिमाण, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ए माइनस बी, सॉरी, एंड लेस देन और इक्वल टू रेंज। हो गई बच्चों रेंज। परिणामी मान जो निकल के आएगा वो इस मान से छोटा नहीं आ सकता और इस मान से बड़ा नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? दो सदिश राशियों का परिणामी का परिमाण, दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण उन राशियों के परिमाणों के अंतर तथा परिमाणों के योग के मध्य स्थित होगा।
क्या लिखा मैंने बच्चों? मैंने दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण, ये कहलाता है परिणामी का परिमाण। बार बार मैंने बोला फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में सिंबल्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपको सिंबल्स के अर्थ समझने पड़ेंगे। इसे क्या पढ़ना है? आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब परिणामी। दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण, इसका मतलब क्या है? a प्लस बी, तो ये a प्लस बी। दो सदिश राशियों के परिणामी का परिमाण उन राशियों के परिमाणों के अंतर तथा परिमाणों के योग के मध्य स्थित होगा। फॉर एग्जाम्पल F1 बराबर 3 न्यूटन एंड F2 बराबर 5 न्यूटन। तो F1 प्लस F2 कहलाएगा। तो F1 प्लस F2 के परिमाण की परास क्या होगी? तो F1 प्लस F2 के परिमाण की परास क्या होगी? F1 प्लस F2 का परिमाण क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2 का परिमाण ये हो गया। इसका सॉल्यूशन कितना होगा वो एंगल पर डिपेंड करेगा, लेकिन एंगल 0 से कम या पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मान, अब क्योंकि यहां बड़ा कौन है बच्चों? F2, इसलिए यहां पर लिख दे F2 और योग में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये कहलाती है परिमाण की परास, रिजल्टेंट की परास। परिमाण किसका परिमाण? परिणामी का, ये परिणामी। तो ये रिजल्टेंट के परिमाण की परास और इसका मान 5 माइनस 3 यानी 2 न्यूटन, और इसको R लिख सकता हूं मैं, R रिजल्टेंट शॉर्ट में, दोनों का योग R। और ये कितना हो गया? 5 और 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि बच्चों अगर ये दोनों बल किसी वस्तु पर आरोपित किए जाएं, कौन कौन से दो बल? 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर आरोपित किए जाएं, तो ऐसा करके हम अधिक से अधिक 8 न्यूटन का बल उत्पन्न कर सकते हैं, और कम से कम छोटा से छोटा बल कितना मिल सकता है? तो 2 न्यूटन। बड़ा से बड़ा कितना मिल सकता है? तो 8 न्यूटन। कितने प्रकार के मिल सकते हैं? इन दोनों की सहायता से हम कितने प्रकार के बल उत्पन्न कर सकते हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 2 प्रकार के सर, एक ये और एक ये। नो, 2 नहीं, अनंत प्रकार के। बच्चों 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत मान उपलब्ध है। ये आर का जो मान है ये 2 वैल्यूज नहीं है, इन 2 वैल्यूज के बीच में कहीं ना कहीं है, परास है बच्चों। परास में और 2 मानों में अंतर है। तो यहां पर आर का मान कहां से कहां तक के बीच में? 2 से लेकर 8 न्यूटन की परास में है। 2 न्यूटन व 8 न्यूटन नहीं है, 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन की परास में है, फर्क है। और उस परास में अनंत मान उपलब्ध है।
r का वास्तविक मान कितना रहा होगा किसी परिस्थिति में, वो तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें यह नहीं पता हो कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि r का जो मान है वो 2 से कम नहीं जाएगा और 8 से बड़ा नहीं जाएगा। 8 से बड़ा नहीं होगा, 2 से छोटा नहीं होगा, 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन के बीच में कहीं ना कहीं स्थित होगा। कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच में कोण कितना रहेगा। हमने सारी संभावनाएं तलाश दी। ये मान मिलेगा हमें तब जब कोण 0 डिग्री होगा और ये मान हमें तब मिलेगा जब कोण 180 डिग्री होगा, और कोण का मान 0 से 180 के बीच में होगा। वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।